हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की शॉर्ट रिवीजन सीरीज लेके आऊँ। ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखे कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस टॉपिक वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजी वे पे सॉल्व कर सकें। जिससे आपको इसका पहला टॉपिक था उसका वीडियो आपको दिया जा चुका है। सबसे पहले मैंने आपको सीडीपी की थ्योरी वीडियो दी थी जिसमें हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया था। अगर अभी तक आपने इसके थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखी या इसके पहले की शॉर्ट रिवीजन सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ से जाके वो वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप अपने सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज आपका जो सेकंड चैप्टर है बाल विकास का सिद्धांत, इसके हम सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, इनका शिक्षा में क्या प्रयोग है, एक टीचर के लिए इन सबको जानने का क्या प्रयोग है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बाल विकास क्या होता है, पहले आपको पता है कि बालक का विकास होता क्या है। तो बालक का विकास एक पक्ष में तो होता नहीं कि किसी एक पक्ष में हो गया तो हम उसे कह सकते हैं विकास। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था वृद्धि व विकास के बारे में, तो मैंने आपको बताया था विकास सतत रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास में क्या होता है, एक मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। जैसे वृद्धि को बताया था, वृद्धि क्या होती है, सिर्फ मात्रात्मक होती है। उसी प्रकार विकास क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। वृद्धि आपकी एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो किसी भी बच्चे का या किसी भी मनुष्य का आप देखेंगे विकास ऐसा तो नहीं एक क्षेत्र में हो गया तो हम कह देते हैं उसका विकास है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ होता है, किसी क्षेत्र में कम किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विकास उसके प्रत्येक क्षेत्र में होता है। जैसे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे विकास के क्या क्षेत्र हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं और विकास के जितने भी क्षेत्र जितने भी पक्ष है आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला आपका सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है, आपको पता है विकास जो होता है निरंतर रूप से जीवन पर्यंत होता रहता है। जब व्यक्ति गर्भ में आ जाता है, गर्भ से लेकर उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और विकास तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु नहीं हो जाती। कहा जाता है विकास का जो प्रक्रिया होती है गर्भ से लेकर कब्र तक चलती रहती है। तो अर्थात विकास क्या होता है, निरंतर रूप से लगातार चलता ही रहता है विकास। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया, विकास का निरंतरता का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत कौन सा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, विकास की गति आपकी किसी भी व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका प्रतिमान, उसका मॉडल जो है वो सबका समान होगा। जैसे आप किसी भी मनुष्य का देख लो, मनुष्य इंडियन हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी देश का हो, मनुष्य के बारे में देखिए तो उसका विकास का एक प्रतिमान तो निश्चित है। कैसा निश्चित प्रतिमान, पहले बच्चा जो होता है सहसावस्था गर्भावस्था में आएगा, गर्भावस्था के बाद सहसावस्था में, सहसावस्था के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये प्रतिमान तो सबका समान है। ऐसा तो नहीं कोई बच्चे जन्म लेते ही सीधे किशोरावस्था में आ जाता होगा, बिल्कुल भी नहीं। और विकास का जो प्रतिमान है वो बिल्कुल हर जगह हर मानव का समान है ना, तो इसलिए कह सकते हैं विकास जो होता है समान प्रतिमान के सिद्धांत का पालन करता है। विकास की दर कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन प्रतिमान एक समान होता है। और अगला आपका सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपका जो विकास होता है, विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य चीज़ें होती है, धीरे धीरे स्पेसिफिक चीज़ें होती है ना। जैसे क्या होता है, आप मान लीजिए दौड़ना, चलना, खेलना, तो अपनी शारीरिक क्रियाओं की जो सामान्य क्रियाएं वो तो सारे बच्चे सीखते हैं। जैसे आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, तो नॉर्मल वे पे सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन विशिष्ट कुछ स्पेसिफिक कार्य तो किसने किया, सचिन तेंदुलकर ने किया ना, कि उस क्षेत्र विशेष में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत कुछ किया। जैसे किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे तो सामान्य क्रिया तो नॉर्मल सारे बच्चे करते हैं, कोई बच्चे होते हैं जिनमें वो गति ज़्यादा है, वो प्रक्रिया, वो गुण ज़्यादा है, तो उसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, कुछ विशेष करते हैं।
इसीलिए कहा जाता है आपका विकास कैसे होता है, तो विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला आपका सिद्धांत कौन सा है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, विकास के जितने भी पक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति का क्या हो गया, मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ, अब जब उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ है तो हो सकता है ना कि जब मानसिक विकास नहीं अच्छा तो क्लास में हो सकता है बच्चे उसको मजाक उड़ाएं या हीन भावना हो जाएगी, तो उसका सामाजिक विकास भी नहीं अच्छा होगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा, धीरे धीरे एकाकी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं विकास के जितने भी पक्ष हैं आपस में क्या होते हैं, संबंधित रहते हैं। इससे आप विकास का कौन सा सिद्धांत कहते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला हम सिद्धांत पढ़ लेते हैं मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया है कि मानव का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। कोई भी मानव लेंगे उसका विकास का क्रम क्या होता है, यही होता है ना, सिर से पैर की ओर। तो इसी को सिद्धांत को क्या बोलते हैं, मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत कहते हैं। अगला आपका सिद्धांत कौन सा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का तात्पर्य क्या होता है, जैसे बच्चा होता है, पहला जैसे एक छोटा बच्चा होगा शैशवावस्था का, उसके सामने कोई बॉल फेंकी है तो क्या करेगा, पूरे हाथों के द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। फिर धीरे धीरे सीख जाता है कि अपनी उंगलियों को चलाने की, बॉल को तो हम उंगलियों से पकड़ सकते हैं। मतलब पहले पूरे सामान्य अंग को चलाते हैं, फिर स्पेसिफिक अंग को धीरे धीरे चलाना सीख जाता है। यही आपका क्या होता है, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। अब हमारा नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा, विकास की भविष्यवाणी संभव है। कहा गया कि विकास की जो प्रक्रिया होती है उसकी आप भविष्यवाणी संभव है। अब भविष्यवाणी कैसे संभव है, जैसे आप कोई बच्चा जन्म नहीं भी लिया है तो भी आप कह सकते हैं ना कि बच्चा पहले शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था। ये इस तरह से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं ना कि बच्चा लगभग इतने माह में चलना प्रारंभ करता है। अधिकतर बच्चों का एक समय निश्चित होता है ना, कितने माह पे चलना प्रारंभ कर देते हैं। ये हो जाता है कि विकास की गति धीमी या तेज हो जाती है प्रति व्यक्ति के आधार पर, लेकिन उसका प्रतिमान तो समान होता है, और प्रतिमान समान होते हैं तब विकास की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अगला एक टॉपिक, इस पॉइंट को याद रखना, कई बार के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास परस्पर क्या होते हैं, अनुवांशिकता व वातावरण का परिणाम है। जो आपकी अनुवांशिकता होती है और जो वातावरण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अंतर संबंधित हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बालक के विकास में अनुवांशिकता का ज़्यादा योगदान है या वातावरण का ज़्यादा योगदान है, दोनों का समान रूप से योगदान है। इसलिए कहा जाता है जो विकास की प्रक्रिया होती है, विकास क्या होता है, परस्पर अनुवांशिकता व वातावरण का परिणाम है। इस पॉइंट को बिल्कुल याद ही रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं बाल विकास का सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। एज ए टीचर हम बाल विकास क्यों पढ़ रहे हैं, जो बाल विकास का सिद्धांत पढ़ रहे तो उनका शैक्षिक महत्व क्यों, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बच्चे पढ़ लेते, हम लोग पढ़ लेते कि टेट पास हो जाए, सीटेट पास हो जाए। एज ए टीचर हमें जो सिलेबस में दिया गया तो क्यों दिया गया है, तो कह रहा बाल विकास के सिद्धांत जो पढ़े इसका शैक्षिक महत्व क्या है। बाल विकास के सिद्धांतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य तो उचित शिक्षण विधि को अपनाता है। जैसे हमने बाल्यावस्था में पढ़ा तो हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था बच्चों में जिज्ञासा होती है, बच्चे समलैंगिक समूह में रहना पसंद करते हैं और अलग अलग उनकी विशेषताएं पढ़ी थी। फिर हमने किशोरावस्था में पढ़ा कि बच्चे क्या होते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं, विषम लैंगिक के प्रति आकर्षण होता है या दिवा स्वप्न देखते हैं, उनमें समायोजन का अभाव होता है। ऐसे अलग अलग विशेषताएं मैंने पढ़ी थी हम लोगों ने। तो इससे पता चलता है ना कि शैशवावस्था में बालक की सोच कैसी होती है, उसको जिज्ञासा होती है ये सब जानने की, वो एक्टिविटी, वो खेल के द्वारा सीखना चाहता है। बच्चे जब छोटा होता है कहानी विधि द्वारा पढ़ना सुनना पसंद करता है, उस तरह से पढ़ना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें पता है कैसे चलती हैं कि शैशवावस्था के बालकों की रुचि ऐसी होती है, उनमें ऐसा सोच का विकास होता है, बाल्यावस्था में ऐसा होता है, किशोरावस्था में ऐसे। तो जब मैंने बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़ा, इन्हीं सबसे तो पता चला। और इसी के आधार पर हम एज ए टीचर हम क्या करते हैं, अपने TLM का चयन करते हैं, अपने मेथड का चयन करते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कई बार आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक होते हैं। पहला आपका क्या है, निजी कारक, दूसरा क्या है, बाह्य कारक। कई बार क्या होता है, इनसे रिलेटेड पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लेता है। निजी कारक क्या होता है, जिससे बालक का योगदान हो। सरल शब्दों में अगर समझना चाहें, जिससे डायरेक्ट बालक प्रभावित हो रहा है, जिससे बालक का मतलब वो चाहे तो प्रभावित हो रहा है या नहीं हो सकता, वो क्या है, क्योंकि बालक के निजी कारक है। दूसरा क्या होता है, उसके बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या होता है कि बालक को किसी दूसरे के माध्यम से प्रभावित हो रहा है, दूसरे का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन उससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो अब चलिए पढ़ लेते हैं कि आपके आंतरिक या निजी कारक कौन कौन से जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, वंशानुक्रम। बच्चे का जैसा वंशानुक्रम होगा, जैसे उसको गुणसूत्रों से, जीन से गुण मिलते हैं, उसके विकास को प्रभावित करते हैं ना, तो पहला क्या हो गया आपका वंशानुक्रम। दूसरा क्या है, बुद्धि। बच्चे का आईक्यू जैसा वो वैसे ही तो परफॉर्मेंस करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा कैसे, उसका आईक्यू कम है, तो अब उसे प्रतिभाशाली बच्चे की तरह सोचेंगे कि उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करे, उतनी जल्दी आंसर दे तो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि उसकी आईक्यू तो अलग है। इसीलिए हमें हमेशा जब भी टीचिंग करना है तो व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को ध्यान में रखना है कि आपके क्लास के सारे बच्चों में क्या होगी, व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। ऐसा नहीं कि एक बच्चों के आ गया कि तो आपको लगना चाहिए कि सारे बच्चों के आ गया। आपको ध्यान रखना है कि हर बच्चा, एक बच्चा दूसरे से अलग है, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अगला कारक क्या, शारीरिक कारक। अब जैसे जिस बच्चे में कोई दोष है, कोई क्षति है, तो उसका अपना निजी कारक है ना। जैसे किसी बच्चा नेत्रहीन बच्चा है या आंशिक दृष्टिबाधित है, तो उसका निजी कारक है ना। और या कोई बच्चा कम सुन रहा है, ऊंचा सुनता है, ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उस बच्चे के आंतरिक या निजी कारक हैं। और सेकेंडली क्या होता है, संवेगात्मक कारक। जैसे आपने पढ़ा था विशिष्ट बालक के बारे में, तो मैंने आपको बताया तो कुछ बालक क्या होते हैं, अपने संवेगों का नियंत्रण नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, आप किसी आगे वाली रो में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बच्चे पीछे वाली रो में होते हैं, लेकिन तुरंत हाथ उठाएंगे कि मैम मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने संवेगों का नियंत्रण नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको समझाया था कि ऐसा अवस्था है कि आप बच्चे को लेके जाइए टॉय की शॉप में, अब उसे कोई टॉय पसंद आ जाए, आप उसे नहीं दिलाइए तो क्या करेगा, रोएगा, वहीं पे रोने लगेगा। लेकिन उसी समय आप किशोरावस्था के बच्चे को लेके जाइए, उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए, आप उसे नहीं दिलाएंगे तो क्या रोएगा, नहीं रोएगा। वो नाराज हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन रोएगा नहीं। यही आपकी क्या होती है, संवेगों का नियंत्रण करना सीख जाता है। लेकिन आप सब ने देखा होगा, एज ए टीचिंग की होगी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो भी अब तक अपने संवेगों का नियंत्रण नहीं कर पाए। तो उसका कौन सा कारक होता है, उसका संवेगात्मक कारक। ये भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब अगला पढ़ लेते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। पहला आपका कौन सा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसकी फैमिली के इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी, सोशल समाज में उसकी रेस्पेक्ट कैसी, ये बच्चे को विकास को प्रभावित करता है ना। कई बार आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास उचित व्यवस्था न होने पर, किताबें कॉपी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती या अन्य सामान की उचित व्यवस्था नहीं होने पर कई बार क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे उसका कौन सा कारक है, बाह्य कारक है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी। लेकिन ये उसका इफेक्ट तो डाल रही है ना बालक के विकास में। यह बालक के विकास में कई बार क्या होता है, जब माता पिता की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती तो उचित पालन पोषण नहीं कर पाते, उचित उनको जो होता है आहार नहीं उपलब्ध होता, संतुलित आहार नहीं उपलब्ध होता। तो ये सब भी क्या, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कारण होता है और ये उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला क्या, गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य। जैसे आप सबको पता है कि जब गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसमें उसको स्मोकिंग वगैरह के लिए मना कर दिया जाता है या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जैसी माँ की हेल्थ होती है उसका बच्चे पे असर करता है। तो कई बार क्या होता है, माँ स्मोकिंग करती है या माँ को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका असर उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये कैसा, उसके बाल विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। अगला क्या है, भौतिक वातावरण। बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है वहाँ का भौतिक वातावरण कैसा है, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडे स्थानों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, जहाँ के प्रदेश, वहाँ का अलग वातावरण होता है। ये बहुत गर्म वालों की जगह जहाँ रहते हैं वहाँ का अलग। तो जो हमारा भौतिक वातावरण होता है ये भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है।
अगला कौन सा, जीवन में घटित घटनाएं। कई बार क्या होता है बच्चों के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी अचानक घटनाएं घट जाती है मनोवैज्ञानिक, जिसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है किसी बच्चे के पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई या कुछ और दूसरी घटनाएं हो गई, तो जिसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और ये उसके विकास को प्रभावित कर देती है। कई बार बच्चों को इतना आघात लग जाता है कि उनका मानसिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है बच्चों को कोई एक्सीडेंट हो गया, उनके शरीर में कोई क्षय हो गई, तो इसका भी असर उन पर पड़ता है। तो ये सब क्या है, बच्चे के विकास को, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं बाल मनोविज्ञान। जैसे ये सारी चीज़ें हम पढ़ किस में रहे हैं, बाल मनोविज्ञान में तो पढ़ रहे हैं बाल विकास के बारे में। जैसे आपको पता है मनोविज्ञान की कुल कितनी शाखाएं होती हैं, तो मनोविज्ञान की कुल 14 शाखाएं होती हैं, जिसमें एक आपकी शाखा है बाल मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत ही तो आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे आप CDP कहते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम करते क्या है, बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। जैसे बहुत सारी सिचुएशन बाल विकास में हम क्या पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं कि बच्चे को इस अवस्था में कौन सी समस्या रहती है, इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है, इसके लिए कौन सी विधि अपनानी है, कि बच्चे को नहीं समझ में आता तो किस विधि का, किस शिक्षा सूत्र का, किस प्रविधि का प्रयोग करना है। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, बाल मनोविज्ञान में। और मनोविज्ञान की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो मनोविज्ञान की कुल 14 शाखाएं, इस पॉइंट को याद रखना। अब चलिए पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब बाल मनोविज्ञान के बारे में तो आप पढ़ लिया, तो इसको पढ़ा तो इससे उपयोगिता क्या हुई। पहले क्या होगी, एज ए टीचर आप उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करते हैं। आपको पता होता है ना कि इस अवस्था में बच्चों की रुचि ऐसी होगी, तो इस विधि से सीख सकते हैं, इस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, इस शिक्षण सूत्र का, इस तरह से TLM का प्रयोग करना है। तो जब बाल मनोविज्ञान आप पढ़ लेते हैं तो आप पता है उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन कर लेते हैं। और सेकेंडली क्या होती है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा निर्देशन प्रक्रिया आसान हो जाती है। जैसे बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती है कि जब आपको एज ए टीचर क्या होता है, बच्चों को निर्देशन देना होता है, परामर्श देना होता है, तो बच्चों के आप व्यक्तित्व स्तर, उसकी व्यक्तिक विभिन्नता, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रख के तो निर्देशन देंगे, तभी यह उसके लिए उपयोगी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलती हैं, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा। तो इस तरह से आज आपका जो सेकंड टॉपिक था बाल विकास का सिद्धांत, इसके सीटेट एग्जाम को अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अगर आपने बिल्कुल भी CDP को नहीं पढ़ा है, इस शॉर्ट रिवीजन सीरीज को पूरा देख लिया, तो आप एग्जाम में मिनिमम, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो 30 में कम से कम 23 या 24 तो आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे क्वेश्चन। अगर आपने एक बार थ्योरी वाली वीडियो को भी देख लिया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, तो आप 25 से अबव ही रहेंगे इन एवरी कंडीशन। अगर पेपर मॉडरेट भी बनता है, इजी है तो कर ही लेंगे। अगर मॉडरेट भी बनता है तो आपने अगर थ्योरी वाले वीडियो देखे हैं, इस शॉर्ट रिवीजन सीरीज को देखा है, तो आप मिनिमम 25 से तो अबव में रहेंगे ही। इस तरह से हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए CDP की क्लासेस तो चल ही रही हैं, आपको पता है। हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, प्राइमरी लेवल के लिए EVS की थ्योरी क्लासेस NCERT बेस्ड EVS पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल के लिए साइंस और SST की क्लासेस चल रही हैं। ये सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रेगुलरली वे पर रिवीजन जरूर करते रहिए। और अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं कमेंट करके, या कोई फीडबैक देना है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।